Hello everyone, welcome to Asmolais Academy. Today we are going to discuss week 1 of December month 2025 important current affairs regarding polity and governance. I have come up with a list of 8 topics. The first topic deals with Karnataka's bill to curb caste-based discriminations in the higher educations. One nation one election के ऊपर भी एक news आया था. Law Commission has given his report regarding this bill. Then India Interim Governance Forum. This is a very important news regarding digital governance and AI. पीएम पोषण योजना मोर देन ए न्यूट्रिशन स्कीम. एक्चुअली इसके ऊपर एक सर्वे हुआ है या मतलब रीवेरिफिकेशन हुआ है कि व्हाट इज द नीड, हाउ वी नीड टू प्रोसीड. ओके, वी विल डीप डाउन इन दिस थिंग्स. देन संसार साथी ऐप, प्राइवेसी कंसर्न्स दैट गवर्नमेंट वांट टू इंस्टॉल ए ऐप व्हिच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 2026. एक्चुअली मोबाइल में पहले से मतलब वो प्री इंस्टॉल रहेगा, तो उसके ऊपर एक डिबेट डिस्कशन चल रहा है. Then the next topic is the world nearing the end of progress against the extreme poverty. तो extreme poverty क्या हम लोग by 2030 हम लोग end कर पाएंगे. Okay, that is one of the topic. Then Supreme Court gives CBI free hand to curb digital arrest. तो digital arrest का जो issue चल रहा है उसके लिए CBI को Supreme Court ने free hand दे दिया है कि आप investigation कर सकते हो. And the last topic is the parliamentary disruption and their price. मतलब पार्लियामेंट में ज़्यादा ही debate disruption वगैरह हो रहा है, इसके वजह से डेमोक्रेसी का क्या मतलब नुकसान हो रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो लेट्स डीप डाउन इनटू द टॉपिक. तो फर्स्ट टॉपिक इज दैट कर्नाटका's बिल टू कर्ब कास्ट बायस ऑन कैंपस. अभी देखिए, मैंने इस टॉपिक का एक इन्फोग्राफी की आप लोगों को दिया है. ठीक है, ये पूरा मतलब टॉपिक समराइज करके यहाँ पे मैंने दिया है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं. मैं ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक टेलीग्राम एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट हियर. ओके, अभी देखिए इशू क्या है. देखिए, एक लड़का था रोहित वेमुला बोल के. ठीक है, रोहित चक्रवर्ती वेमुला. He actually died by suicide because of the caste discrimination in the university. He was a PhD scholar, and after 10 years of his death, Karnataka government wants to appoint or wants to make a law on the basis that कि caste based discrimination higher education sector में ना हो. उसके वजह से कर्नाटका गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड द बिल इन द विंटर सेशन ऑफ द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, इसीलिए वही न्यूज़ में है. तो हम लोग देखते हैं कि मतलब उस बिल में क्या क्या प्रोविजंस वगैरह है, क्या है. ये देखिए, ओवरऑल यूपीएससी में हम लोग ये आंसर राइटिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि मतलब कर्नाटका हैज टेकन ए स्टेप टुवर्ड्स टू कर्ब द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द हायर एजुकेशन. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो यू कैन यूज दिस एज ए डाटा, एज ए एग्जाम्पल इन योर मेन्स. ओके, तो देखते हैं इसमें क्या है. ये बिल 2025 में वही इस विंटर सेशन में ही मतलब उसको टेबल किया गया है. प्रोविजंस क्या क्या है. एक तो क्या है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. 3 साल तक आपका क्या हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. हु कैन कंप्लेन, स्टूडेंट्स कंप्लेन कर सकते हैं, फैकल्टीज, नॉन टीचिंग स्टाफ. ओके, हु फेस डिस्क्रिमिनेशन और harassment. Institutional liability penalties may also include cut in government grants for violating institution. मतलब जो जहाँ पे मतलब ये वगैरह ये सब होगा, मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होगा, गवर्नमेंट कट डाउन इट फंड्स टू दैट इंस्टीट्यूशंस. तो ये सब प्रोविजंस वगैरह है. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रिवेंट एक्सक्लूजन, हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट विद इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली दिस इज अ बिल, दिस इज नॉट अ लॉ येट टू बी बिकम ए लॉ, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगा. जब बन जाएगा हम लोग फिर से इसके ऊपर हम लोग टॉपिक लेके आएंगे. ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बिकॉज इट विल प्रमोट इक्वलिटी. कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो सबको इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगा. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, है ना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो सोसाइटियल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा. क्योंकि देखिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी अगर मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब द topmost layer of our society is indulged into the activities of caste based discriminations, untouchability मतलब, है ना. तो हम लोगों का देश कहाँ पे जा रहा है, तो we need to curb those things. इसका मीनिंग ये भी निकल के आता है कि मतलब हाँ, एजुकेशन does not eradicate the social evils. इसको सोशल अवेयरनेस से ही निकालना पड़ेगा. बाय मेकिंग लॉज, बाय फॉलोइंग नच पॉलिसीज, यू नीड टू एराडिकेट दिस काइंड ऑफ सोशल इश्यूज. ओके, तो सिग्निफिकेंस वगैरह यही है. आई हैव गिवन ए क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, यू कैन पॉज दिस वीडियो टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. तो इसका आंसर बी है. देन नेक्स्ट है वन नेशन वन इलेक्शन. अभी देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर बेस करके बहुत ढेर सारा टॉपिक पूरा इस साल में ही लगा है. ठीक है, एक स्पेशल कमेटी भी गठन किया गया था, रामनाथ कोविंद कमेटी.
उन्होंने भी मतलब प्रपोजल वगैरह दिया था कि हाँ वी कैन इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन। अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए, इसको कई बार साइमल्टेनियस इलेक्शन भी बोला जाता है। मतलब इसका आइडिया यह है कि अभी हमारा क्या होता है, लोकसभा इलेक्शन दूसरे टाइम पे होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, देन द स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस कोई दूसरा टाइम पे होता है, लोकल बॉडी इलेक्शन दूसरा टाइम पे होता है। इससे क्या होता है, a lot of pressure on the political parties as well as on the government exchequer। तो इसको खत्म करने के लिए एक आइडिया लाया गया कि ये तीनों लेयर का जो इलेक्शन है ये सब कुछ एक ही टाइम फ्रेम में हो जाए। ठीक है, तब क्या होगा कि रिसोर्सेज का बचाव होगा, बहुत कुछ चीज़ें सही हो जाएगा। मतलब हाँ, इसके ऊपर बहुत एक टॉपिक ही हम लोग लेके आ सकते हैं, देखते हैं आगे 2-3 वीक में अगर ये टॉपिक और रहता है तो आई विल मेक ए इंडिविजुअल टॉपिक ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर जो ये डिबेट डिस्कशन चल रहा है, अभी जो रिसेंटली लॉ कमीशन अपॉइंटमेंट हुआ है, लॉ कमीशन हैज गिवन हिज रिपोर्ट रिगार्डिंग द इन वन नेशन वन इलेक्शन एंड इट हैज गिवन हिज ग्रीन सिग्नल कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन नहीं होगा। ठीक है, कोई स्टेट रेटिफिकेशन का जरूरत है नहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाने के लिए। ठीक है, और ढेर सारा बातें बोला है, तो वही सब हम लोग देखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने एक इन्फोग्राफिक दे रखा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको, ऑब्वियसली पीडीएफ में भी देख सकते हैं। मतलब दिस आई हैव गिवन यू फॉर रिवीजन पर्पस, कि मतलब पूरा टॉपिक समझ लिया, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होगा तो यू कैन चेक दिस थिंग। ओके, तो लॉ कमीशन 23rd लॉ कमीशन ने ये एग्जामिन क्या है, अभी 23rd लॉ कमीशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका टेन्योर कितना है, 3 years है। दिस इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके, ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है। अभी इनको शेयर किया है ऋतुराज अवस्थी ने, इट इज बीन शेयर्ड बाय जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, रिटायर्ड जस्टिस वो। ठीक है, अभी देखिए इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट, ये जो लॉ कमीशन है, ये लॉ कमीशन ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मतलब बोला है कि पहले मतलब ये सब बोल रहे थे कि मतलब कि वन नेशन वन इलेक्शन को अगर इंप्लीमेंट करना है तो कुछ कुछ चीजें करना पड़ेगा, जैसे कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, एमसीसी शुड बी मेड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, क्योंकि इलेक्शन डिसकंटिन्यू क्यों हुआ था, पहले मतलब वन नेशन वन इलेक्शन ही था। मतलब जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, when after the first election after that for 15 years actually, ये तीनों इलेक्शन हर जगह पे सेम ही टाइम पे हुआ था, लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, अर्ली डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट्स, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सब के वजह से सब कुछ क्या हो गया, मतलब डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो उसको ही सोल्व करने के लिए अभी ये सब डिबेट डिस्कशन चल रहा है। तो उसका सॉल्यूशन एक दिया था कि मतलब आप एमसीसी को क्या बना दीजिए, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना दीजिए, लीगल बना दीजिए। और एक बताया गया था कि अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है तो हंग असेंबली हो जाता है, और हंग असेंबली में अगर कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलेगा किसी को, तब वो फिर से री इलेक्शन करना पड़ता है, मतलब सेशन बीच में ही खत्म हो जाता है, तो फिर से 5 साल नया शुरू हो जाता है, तो इट डिसकंटिन्यूज द प्रोसेस। तो इसके लिए सॉल्यूशन एक दिया था कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस। अभी इसको मैं समझा लेता हूं थोड़ा कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस क्या है। देखिए, कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मतलब इट विल बी सिमिलर विद द नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में ही 2 प्रोपोजल रहेगा। एक प्रोपोजल तो क्या कि द गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द मेजोरिटी, इसको हटाना है। सेकेंड, अगर वो हट गया तो उसका ऑल्टरनेटिव कौन है, मतलब ऑल्टरनेटिव रेडी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब जो पावर में है गवर्नमेंट उसको हटा दिया, लेकिन उसका क्या नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है, पूरा असेंबली क्या हो गया, हंग असेंबली हो गया। तो प्रेसिडेंट को फोर्सफुली लोकसभा क्या करना पड़ा, डिसॉल्व करना पड़ा, उसके बाद री इलेक्शन करना पड़ा, तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये दिया गया था कि कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन एक क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन लॉ कमीशन बोल रहा है कि ये भी नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड दिस। एट द सेम टाइम एमसीसी को स्टैट्यूटरी मॉडल बनाने के लिए भी बोल रहा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन से मतलब इलेक्शन के दौरान लगता है, उसको भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाने के लिए पहले मतलब वो डिबेट आ रहा था, लेकिन लॉ कमीशन ने बोला कि इसको भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो लॉ कमीशन बोल रहा है कि अगर हम लोग इलेक्शन, ये साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हम लोग इंप्लीमेंट कर दे तो इट विल नॉट वायलेट बेसिक स्ट्रक्चर, इट विल नॉट रिक्वायर स्टेट रेटिफिकेशन, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट रेटिफिकेशन। ओके, this proposes alter only the timing of the elections, not right to vote, electoral frequency और multi-level federal autonomy। तो ये बोल रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के लिए हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ढेर सारा बदलाव हम लोग लाने वाले हैं, इट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव रीएडजस्टमेंट। ठीक है, लॉ कमीशन ये सजेस्ट कर रहा है। तो सिंपली देखिए, ये पूरा जो न्यूज़ है
ये मैं आप लोगों को बाद में भी बताऊंगा कि की फीचर्स ऑफ वन नेशन वन बिल, ये तो मैंने बता ही दिया है। रिजेक्शन क्या क्या हुआ है वो भी मैंने बता ही दिया है, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो दिस न्यूज को, हाउ यू कैन यूज दिस in your mains. In UPSC, you can use this whenever there is a topic of one nation, one election. You can rightly say that Law Commission has suggested that to implement one nation, one election. It will not violate the basic structure of the constitution. मतलब अगर हम लोगों को लिखना पड़े कि need of the simultaneous, need of the one nation, one election and the challenges of the one nation, one election, तो need में या positive में हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ Law Commission also suggesting it. या in the way forward also you can use Law Commission and say that this commission has also suggested one nation one election. ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, मैंने जो बताया है वही यहाँ पे लिखा गया है। ये क्वेश्चन दिया है मैंने, द proposal for one nation one election seeks to address the structural and administrative challenges in India's electoral governance, critically analyze whether it strengthens or weakens the federal democratic framework. Simple बोला है कि one nation one election क्या है, या whether it will increase, whether it will strengthen the federal structure or it will weaken the federal structure. मतलब पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, वही बताना है आपको, वे फॉरवर्ड देना है, कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो राइट द आंसर एंड सबमिट इट इन आवर टेलीग्राम ग्रुप, आई विल चेक इट, ओके। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम. दिस इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल गवर्नेंस as well as control on the AI tools और AI टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब रेस्पॉन्सिबल AI जो कीवर्ड है ना, ये यहाँ पे लगता है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ AI, ओके। देखिए ये क्या है, India hosted the Internet Governance Forum 2025 in New Delhi, bringing together government, industry, civil society, academia to discuss future of a trusted, resilient and inclusive digital ecosystem. The theme for this session is that responsible AI, digital trust, secure internet. अभी देखिए AI ने पूरा इंटरनेट को क्या कर दिया है, डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। With AI lots of opportunities are there, but lots of criminal activities are also going on. Internet is not now safe from privacy point of view as well as, हाँ इसके साथ ही हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब डिजिटल अरेस्ट, ओके। बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सेसिव डिजिटाइजेशन एंड नो कंट्रोल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, दिस क्रिमिनल एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन वेरी रैपिडली। और जब AI आ गया है तब तो और मतलब ये मतलब उसको उन सबको ढूंढ पाना, ठीक है, उन सबको ट्रैक करना पड़ा और मतलब क्या हो गया, मुश्किल हो गया है। इसके लिए वी नीड सम स्ट्रॉन्ग AI गवर्नेंस टूल्स एज वेल एज वी नीड सम स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। तो इंटरनेशनली एक है UNIGF बोल के, उसका ही मतलब क्या है, इंडिया ने ये मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। अभी देखिए यहाँ पे मैंने देखे रखा है, देखिए आर्किटेक्ट ऑफ डिजिटल गवर्नेंस हाईलाइट्स द इंडियाज इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इट इज ये क्या है, इट इज अ मल्टी स्टेक होल्डर फोरम, इट इज अ इंडियाज नेशनल चैप्टर ऑफ UNIGF, ठीक है, इंटरनेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क का ये इंडिया का क्या है, चैप्टर है, ठीक है। अलाइंस इंडियाज एफर्ट विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल डिलीवरेशन। तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ये सब काम करेंगे, या इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है उन सब के ऊपर काम करेंगे। देखिए अभी जितना भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उन सब में इशू यही है कि द गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क टू कंट्रोल देम, टू ट्रैक देम, टू रेगुलेट देम, दैट इज द बिगेस्ट इशू, ठीक है। इसीलिए डीप फेक वगैरह, मॉर्फिंग वगैरह ये सब बहुत मतलब अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है। दीज आर क्रिमिनल एक्टिविटीज, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन दोज थिंग्स। मैंने एक लास्ट वीक में या लास्ट वीक में भी आप लोगों को बताया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह ये सब होता है उन सबको हटाने के लिए, मॉर्फिंग हटाने के लिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए टूल, AI टूल, ठीक है। तो ये सब कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। IGF क्या है वही मैंने बताया है, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मेटी के अंदर ये आता है। इट इज इंडियाज नेशनल चैप्टर अलाइन विद द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इट विल प्रमोट डाटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो
दिस इज अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन, बट एट द सेम टाइम यू कैन यूज दिस फैक्ट्स इन द मेंस कि डिजिटल गवर्नेंस को लेके इंडिया ग्लोबली कैसे पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब SDG 17 के साथ इसको आप लिंक कर सकते हो, है ना। पार्टनरशिप फॉर गोल जो है 17 में उसके साथ काम कर सकते हो कि मतलब हाँ डिजिटली टू एनफोर्स द टू हैव ए गुड फ्रेमवर्क और डिजिटल गवर्नेंस, हाउ इंडिया इज अलाइन विद द ग्लोबल पार्टनरशिप। तो ऐसा अगर मतलब कुछ आए तो आप लोग यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ टूल्स, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ डाटा, ओके, इन मेंस। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है मैंने, प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। Answer is okay. This is the answer. Internal governance program, multi-stakeholder areas. This answer is B. The answer is B. Then PM पोषण योजना, देखिए PM पोषण योजना लॉन्च किया था बाय रिप्लेसिंग द मिड डे मील, ठीक है। एक्चुअली PM पोषण न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग ये था या इसका मतलब जो एम था, उसका एम तो ये था टू टैकल द इशू ऑफ हिडन हंगर, ठीक है, टू टैकल द इशू ऑफ हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब क्या है कि मतलब देखिए, once we were a very poor country, but after green revolution we become one of the largest food producers of the world as well as food exporters of the world. Now hunger is one of the issue, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हंगर खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ hunger is not that kind of a big issue right now in India, but hidden hunger is one of the most important issue right now in India. मतलब हम लोगों का पेट तो भर रहा है लेकिन वो फूड क्या नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, या जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो उसी को सोल्व करने के लिए ये PM पोषण अभियान लॉन्च किया गया था मिड डे मील को रिप्लेस करके, ठीक है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंदर ही 1 to 8 जो क्लासेस है उन सबको जो फ्री मील, फ्री हॉट मील एक दिया जाता है डेली स्कूल में, उसी को मतलब करने के लिए ये PM पोषण अभियान लाया गया था, ठीक है। इट विल व्हाट, इट विल SDG के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि पॉवर्टी रिडक्शन करेगा, गुड हेल्थ को आएगा, है ना, हंगर, इन सबको, क्वालिटी एजुकेशन, इन सब के साथ आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। अभी न्यूज में क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द परफॉर्मेंस एंड एक्सपेंशंस नीड्स फॉर PM पोषण, तो PM पोषण को और पुश करने के लिए गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग द थिंग्स, ओके। इट इज ए की स्कीम एड्रेसिंग द चाइल्ड न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पे मैंने ये इन्फोग्राफिक दे के रखा है, आप लोग एक बार देख सकते हैं कि पूरा मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्या है। इट विल फोकस ऑन न्यूट्रिशन, promote social equity, ठीक है, promote social equity, aligns with the global development SDG goals like SDG 2, SDG 4, ठीक है। SDG 1 के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब हाँ कोई इशू नहीं है, या आप SDG 3 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, गुड हेल्थ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। एम्स टू रिड्यूस हंगर एंड इम्प्रूव एनरोलमेंट, है ना, ये सब भी है। चैलेंजेस क्या क्या है देखिए, इनको एप्लीकेबल करने के लिए चैलेंजेस ये तो है कि क्वालिटी एंड हाइजीन इश्यूज, ठीक है, जो फूड बनाता है उसका जो क्वालिटी और हाइजीन, सैनिटेशन कितना मेंटेन होता है, ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है। ये दिस इज ए इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू एज वेल एज ए इशू ऑफ करप्शन। करप्शन में भी क्या होता है कि जितना बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड देना चाहिए वो नहीं देते हैं लोग, बीच में से मतलब क्या कर लेते हैं, पैसा हजम कर लेते हैं, तो लोगों को क्या नहीं मिले, बच्चों को क्या नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो दैट इज ए स्ट्रक्चरल इशू एक्चुअली। इरेगुलर मिल सप्लाई वही है, इट इज ए सप्लाई चेन डिमांड, सप्लाई चेन इशू, लीकेजेस एंड करप्शन वही मैंने बोला है यहाँ पे। देन स्ट्रेंथनिंग इंस्पेक्शंस, रिकमेंडेशंस क्या क्या है, हाँ देखिए, strengthen inspection and community monitoring, improve logistic and ensure timely fund release, expand DBT transfer। तो ये सब क्या क्या है, सॉल्यूशंस वगैरह है। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है नीचे, ठीक है, नीचे थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, ये पहले पढ़ लीजिएगा, इसको एक्सप्लेन मैंने क्या हुआ है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस इन्फोग्राफिक में आएगा, ठीक है, तब ये इट विल एक्ट लाइक ए समरी फॉर द होल टॉपिक, ठीक है। तो इट विल बी होपफुल दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। इसका प्रोविजन वगैरह, हॉट कुक मील, देन कवरेज क्या है, चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1 to 8, supports pre-primary section in the many states also। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या क्या है, fortified rice, millets, मैंने बोला है ना कि PM पोषण जनरली wants to tackle hidden hunger। hidden hunger मतलब क्या कि जो न्यूट्रिशन का इशू है उसको रिजोल्व करने के लिए
ये लाया गया है। सोशल इक्विटी, देन मॉनिटरिंग स्कूल न्यूट्रिशन गाइडेंस, सोशल ऑडिट्स, पीएम पोषण मोबाइल ऐप। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट, इट इज ए हॉट टॉपिक राइट नाउ इन इंडियन मीडिया, इज दैट संचार साथी ऐप प्राइवेसी कंसर्न। अभी देखिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहा है कि 2026 से जैसे हम लोग का मोबाइल में गूगल का जो ऐप वगैरह है ना दैट आर कम प्री इंस्टॉल, वैसे ही संचार साथी बोल के एक गवर्नमेंट का ऐप भी प्री इंस्टॉल आएगा मोबाइल फोन्स में। अभी ये डिबेट शुरू हो गया तो गवर्नमेंट को बोला गया कि क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि देयर आर लॉट्स ऑफ मतलब मोबाइल चोरी बहुत हो रहा है। ठीक है, हम लोगों को डिजिटल ट्रैकिंग करने में आसानी होगा, लोगों का अगर मोबाइल मतलब कहीं पे चोरी हो जाता है इट विल बी वेरी इजी फॉर दैट पर्सन टू ट्रैक डाउन दोज थिंग्स। लेकिन हाँ मतलब सही है, इन सब कारणों के लिए अच्छा है। या मतलब कोई अगर ऐसा टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह कर रहा है या फेक अकाउंट चला रहा है, ठीक है, जिस मोबाइल में सिम है ही नहीं लेकिन एक रजिस्टर्ड मोबाइल में जैसे व्हाट्सएप वगैरह ये सब बिना सिम कार्ड के भी यूज किया जा सकता है, तो उन सबको रेगुलेट करने के लिए ये ऐप आएगा। ठीक है, अभी इशू क्या आ गया है कि प्राइवेसी कंसर्न, कि ऐसे तो गवर्नमेंट मतलब सब लोगों को मतलब देखते ही रहेगा, मतलब मॉनिटर ही करता रहेगा, तो एक एथिकल इशू भी आ जाता है। एथिकल इशू क्या है कि पैनोप्टिकन स्टेट हो जाएगा। पैनोप्टिकन स्टेट, पैनोप्टिकन स्टेट मतलब क्या, इट इज अ स्टेट अंडर कांस्टेंट सर्विलियंस, ये तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो वही डिबेट है, वही डिबेट चल रहा है, तो वही हम लोग देखते हैं एक बार। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन is planning to make संचार साथी एप्लीकेशन मैंडेटरी ऑन न्यू स्मार्टफोन फ्रॉम 2026। अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, घबराओ मत, मतलब सही भी है लेकिन हाँ कॉन्सर्न्स भी है, तो देखते हैं। संचार साथी ऐप में क्या होगा देखिए, लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्स टू कर्ब मोबाइल फ्रॉड, आइडेंटिटी मिसयूज, फोन थेफ्ट, इंटीग्रेट नेशनल डाटाबेस फॉर डिवाइस ट्रेसिंग एंड सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन। एक इमेज यहाँ पे और एक है दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन वेरी गुड। ये देखिए व्हाट गवर्नमेंट न्यू मोबाइल ऐप डस, क्या है, allows tracking and blocking of lots of stolen phones anywhere in India based on the IMEI code of, मतलब मोबाइल फोन में जो 15 डिजिट का जो IMEI जो कोड रहता है उससे ट्रैक कर पाएगा ये जो संचार साथी ऐप है। गिव यूजर्स द ऑप्शंस टू ब्लॉक लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स, can assist police authorities in tracing stolen or lost devices which can potentially prevent counterfeit phones from entering into the black market, allows users to report suspected fraud communications via calls, SMS platforms like WhatsApp। ठीक है, तो संचार साथी ऐप will try to control the fake थिंग्स या क्रिमिनल एक्टिविटीज विच हैज बीन डन थ्रू मोबाइल फोन्स, उन सबको कंट्रोल करने के लिए या उन सबको रेगुलेट करने के लिए एक ये ऐप मतलब प्री इंस्टॉल लाना चाहती है। ठीक है, अभी लेकिन कॉन्सर्न्स वगैरह क्या है ना, कॉन्सर्न्स वगैरह भी होंगे। कॉन्सर्न्स मैंने तो एक तो बता दिया आप लोगों को कि मतलब क्या है कि इट इज ए प्राइवेसी थ्रेट, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होगा सबके ऊपर। प्राइवेसी रिस्क क्या है, मैंडेटरी इंस्टॉलेशन मे अलाउ एक्सेसिव एक्सेस टू द डिवाइस आइडेंटिफायर्स, है ना। वे फॉरवर्ड क्या होगा, इंडिपेंडेंट डाटा प्रोटेक्शन ऑडिट होना चाहिए। सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्सर्न्स, अभी देखिए जो ये नया ऐप आएगा वो ओएस के साथ तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, उसको मोबाइल का जो ओएस है उसके साथ मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके साथ तो उसको मतलब क्या होना पड़ेगा, एक सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करना ही पड़ेगा, तो उससे हैकिंग का भी चांसेस और बढ़ जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अभी जो एप्पल है वेरी जायंट कंपनी, वो मतलब रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, एप्पल बोल रहा है कि हम तो हमारे जो आईफोन्स वगैरह हैं उन सब में तो ये हम लोग नहीं डालना चाहते, तो दे आर अपोजिंग दिस स्टेप, क्योंकि मतलब प्राइवेसी इशू आ जाता है। मेकिंग एप्लीकेशन कंपल्सरी लिमिट्स वॉलेंटरी सोर्स, ये भी है। वॉलेंटरी चॉइस जो हम लोगों का होता है वो भी क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। लेकिन इंडियंस के पास वॉलेंटरी चॉइस वैसे भी कम है, क्योंकि अभी कुछ भी आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल फ़ोन खरीदिए, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन खरीदिए, उसमें मोबाइल मतलब गूगल का ढेर सारा ऐप क्या आता है, प्री इंस्टॉल आता है, उन सबको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हो। तो वॉलेंटरी जो मतलब राइट टू चॉइस जो है वो तो पहले से ही डाइल्यूटेड है। अभी सिर्फ गवर्नमेंट का भी एक ऐप आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी इशू ये आ रहा है, पहले से ही क्या है जो हम लोग का डाटा है वो डाटा बिग जायंट कंपनीज के साथ पहले से ही है, एंड दिस जायंट कंपनीज आर नॉट फ्रॉम इंडिया, तो आवर डाटा हैज बीन कॉन्स्टेंटली बीन गोइंग ऑन टू द फॉरेन कंट्रीज, वहां पे स्टोर हो रहा है। अभी गवर्नमेंट के पास भी डाटा जाएगा,
इससे कॉन्सर्न होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कॉन्सर्न ये हो सकता है हम लोग कि उस डाटा का मिसयूज हो सकता है, पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट आ सकता है कि प्राइवेट, मतलब देखिए जो डाटा मतलब गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो अगर डाटा लीक हो गया तब तो प्राइवेसी कंसर्न बहुत आ जाएगा, है ना, एंड दैट कैन बी मिस यूज इन द इलेक्शंस ऑल्सो, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को बेच दिया था डाटा, तो ये भी तो हो सकता है, मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्शन वगैरह वो सब भी हो सकता है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है ना। ये क्वेश्चन मैंने दिया है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन by pausing the video and see the answer after the pause. Answer is A. Then the next topic is, are you ready? मतलब हम लोग क्या रेडी हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने का हम लोग का जो टारगेट था बाय 2030, एक्सट्रीम पॉवर्टी था ना, नो पॉवर्टी, SDG 1 टारगेट कब तक था 2030। अभी इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में या जिस स्पीड में हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर रहे हैं, उससे बाय 2030 हम लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे बाय 2030। ये रिपोर्ट बोल रहा है कि 1990 में अराउंड 1.9 बिलियन पीपल वर अंडर एक्सट्रीम पॉवर्टी, 1.9 बिलियन पीपल। बाय 2015 इट इज अराउंड 700 मिलियन, लेकिन 700 मिलियन के बाद ये अभी थोड़ा क्या हो गया है, ढीले हो गया है, ठीक है, स्पीड हैज बीन रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक शॉक्स एंड स्पेशली आफ्टर द कोविड, ठीक है, देयर ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन इज गोइंग ऑन एंड स्पेशली देयर आर स्लो डाउन इज गोइंग ऑन वेयर एक्सट्रीम पॉवर्टी इज ऑलरेडी बीन देयर, कि जहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी था मतलब पहले से ही वहाँ पे और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्योंकि इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस एक्सट्रीम पॉवर्टी। हम लोग का जो देश है इंडिया है, वी आर डूइंग गुड, ओके, और पॉवर्टी हैज बीन कॉन्स्टेंटली रिड्यूसिंग, ठीक है, लेकिन जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ठीक है, सूडान है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, मतलब सब सहारन जो कंट्रीज है, वहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने का चांसेस बाय 2030 बहुत कम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है, वही देखते हैं हम लोग। एक्सट्रीम पॉवर्टी डिक्लाइन शार्पली फ्रॉम 1.9 बिलियन in 1992 about 700 million in 2019, वो 2015 नहीं 2019 है, ठीक है, but since 2015 the pace has slowed and after the COVID the pace is drastically reduced, especially in the sub-Saharan countries because economic slowdown आ गया है। ग्लोबली तो हाँ देखिए, ग्लोबली इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज बीन डन, मतलब थोड़ा मतलब स्पीड तो जा रहा है, लेकिन आफ्टर कोविड मतलब इकोनॉमिक शॉक्स वर देयर फॉर द सब-Saharan कंट्रीज, तो वो लोग उसको रिकवरी नहीं कर पाए हैं, मतलब इंडिया ने तो रिकवरी कर लिया, वी हैव वी शेप, राइट, वी हैव वी शेप रिकवरी, बट बहुत कंट्रीज ने क्या नहीं कर पाया है, रिकवरी नहीं कर पाए हैं, वहीं पे एक्सट्रीम पॉवर्टी पहले से ही था, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 नाउ। व्हाई हैज प्रोग्रेस इज स्लोड? बिकॉज ऑफ द स्लो और weak economic growth. Most of the world's poors now live in the countries like Democratic Republic of Congo, Malawi, Burundi, Madagascar, ठीक है, तो इन सब में इम्पैक्ट हो रहा है। वीक ग्रोथ रिड्यूसेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज़्यादा होगा तब पॉवर्टी कभी रिड्यूस नहीं होगा। रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज इन द सेवरल लो इनकम रीजन्स ऑफसेट्स पर कैपिटा इनकम गेन्स एंड कीपिंग पॉवर्टी लेवल्स हाई। अभी देखिए ये जो पॉपुलेशन है एंड पॉवर्टी है, ये दोनों हमेशा ही कनेक्टेड है। इंडिया में भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द रीजन फॉर परसिस्टेंट पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक फैमिली में पॉपुलेशन मतलब बहुत ज़्यादा हो और रिसोर्स तो वही है, तो नेक्स्ट जनरेशन भी क्या होगा, मतलब पॉवर्टी ही होगा, मतलब पॉवर्टी का जो विशियस साइकिल है कि पोर हो आपके पास रिसोर्स कम है तो आपके पास एजुकेशनल रिसोर्स भी कम होगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा आपको, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, उसके वजह से आपको जॉब वगैरह ये सब भी नहीं मिलेगा, स्किल वगैरह भी नहीं होगा, यू विल बी कॉन्स्टेंटली इनटू द साइकिल, दिस इज कॉल्ड द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। उसमें से आप कभी निकल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन कम हो गया है, ठीक है, सिर्फ उस फैमिली में शायद अगर 2 बच्चे ही हैं, then the resources can be focused on that 2 kids and they can have good health, good education, और उसको नौकरी भी मिल जाएगा या मतलब सेल्फ सफिशिएंट भी मिल जाएगा या कुछ स्किल एक्वायर कर लेंगे जिससे वो पैसा अर्न करना शुरू कर सकते हैं, तो वो पॉवर्टी से निकल सकते हैं बाहर। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वो रिसोर्स तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू है। राइजिंग पॉवर्टी इन फ्रेजाइल स्टेट्स, कंट्रीज फेसिंग कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नेंस फेलियर्स, persistent inequality are projected experiencing rising poverty, वो तो हो गई।
कि अगर जहाँ पे मतलब वार चल रहा है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे कहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा? वहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ होगा। वहाँ पे तो देखिए पहले तो वार चल रहा है, तो वहाँ पे फर्स्ट चीज ये होना शुरू हो जाएगा कि जिसके पास जो था वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रिसोर्स क्रंच हो जाएगा, रिसोर्स क्रंच होने की वजह से करप्शन बढ़ जाएगा, तो लोग पॉवर्टी के चंगुल में और फंसते जाएंगे। तो ये तो मतलब बेसिक चीज है। इनइक्वालिटी रिड्यूसेस impact of growth even where GDP grows, unequal income distribution prevents the benefits from reaching the poorest, है ना। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि इंडिया में 1%, मतलब आज के क्लास में नहीं, शायद पहले मैंने बताया था, एक क्लास में बताया था शायद आप लोगों को, कि 1% टॉप इंडियंस होल्ड्स अराउंड 40% ऑफ द वेल्थ। ग्लोबली इट इज अराउंड 50%। ठीक है। जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट शॉक्स, वार, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये भी क्या करता है? पॉवर्टी को और बढ़ावा देते हैं, है ना। फ्यूचर आउटलुक क्या है देखिए। सब सहारन अफ्रीका विल रिमेन ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू मॉडेस्ट ग्रोथ एंड हाई डेमोग्राफिक प्रेशर्स। मेनी ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज विल स्टिल रिकॉर्ड हाई पॉवर्टी रेट्स बाय 2030 विदाउट मेजर पॉलिसी इंटरवेंशंस। ये जो रिपीट पॉवर्टी मतलब बढ़ रहा है, उसको खत्म तो हम लोग नहीं कर सकते बाय 2030। जो एक गोल था कि पॉवर्टी को एराडिकेट करना है, वो नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, डिजिटल अरेस्ट के ऊपर, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया है, सीबीआई को दे दिया है कि आपको फ्री हैंड देते हैं हम लोग। डिजिटल अरेस्ट जो हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, डिजिटल अरेस्ट क्या है मैं बताऊंगा, जो हो रहा है उसके ऊपर आप लोग क्या कीजिए, इंटरोगेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, पहले समझ लेते डिजिटल अरेस्ट क्या है, उसके बाद बाकी हम लोग देखेंगे। देखिए ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझा रखा है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? जनरली द क्रिमिनल्स जनरली टारगेट द एल्डरली पीपल। ठीक है, मतलब सपोज आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको एक कॉल आएगा या वीडियो कॉल आएगा, ठीक है, आपको ऐसे बात किया जाएगा कि आपका कोई अपना, मतलब आपका कोई रिलेटिव को किसी पुलिस ने पकड़ लिया है, या उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या कुछ मतलब ऐसा लीगल इश्यूज में वो फंस चुका है। ठीक है, और उसको आपको कॉन्स्टेंटली क्या किया जाएगा, मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाके आपसे पैसा डिमांड किया जाएगा। उसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। मतलब आप क्या हो गए हैं, बंदी हो गए हैं उस व्यक्ति के चुंगल में डिजिटली, थ्रू द डिजिटल मीडियम। ठीक है, आप उस ट्रैप में फंस चुके हो, जो ट्रैप उस क्रिमिनल ने बिछाया था थ्रू द बाय यूजिंग ए डिजिटल मीडियम। Was saying that कि one of your closest person has been arrested or indulged into some activities, they have been arrested, investigation चल रहा है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह, ये सब कुछ मतलब, ठीक है, लीगल टर्म्स बता के आपको क्या किया जाएगा, डराया जाएगा, मतलब फियर क्रिएट किया जाएगा, और लास्ट में मतलब आप बचाने के लिए उनको पैसा दे देंगे। उसी को बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो ये पंजाब, वेस्ट बंगाल, इन द साउथर्न स्टेट्स, केरला, कर्नाटका, इन सब में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए कंप्लेंट्स वगैरह भी आ रहे थे। और दे जनरली द क्रिमिनल जनरली टारगेट द एल्डरली पॉपुलेशन because they become very emotional for their close relatives and they have money also, and they do not know it, actually they know how to use the internet, but they are not that experts like the youth. ठीक है, तो they become very easy target for the criminals. तो ये देखते हैं हम लोग कि क्या है। सुप्रीम कोर्ट allowed the CBI to conduct a nationwide investigation into rising digital arrest scams. ठीक है, the court considered it as a exceptional circumstance permitting an inquiry without state consent. ये याद रखिए, CBI देखिए जनरली क्या होता है, CBI अगर एक स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो उनको क्या लेना पड़ेगा, स्टेट से कॉन्सर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या दिया है कि एक स्पेशल केस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट रिगार्डिंग द डिजिटल अरेस्ट बिकॉज ऑफ द राइजिंग डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। ठीक है, ये देखिए डिजिटल अरेस्ट तो इंटरनेट, ये मतलब स्टेट ओरिएंटेड तो नहीं है। देयर मे बी वन क्रिमिनल मे बी इन वन स्टेट, वन क्रिमिनल मे बी वन स्टेट, दे मे कम्युनिकेट टू ईच अदर एंड थर्ड ए पार्टी व्हिच आर इन द थर्ड स्टेट। तो इट्स ए मल्टी स्टेट काइंड ऑफ ए थिंग। ठीक है, तो सीबीआई को ये पावर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं तो लीगल हर्डल आ जाएगा कि एक क्रिमिनल एक स्टेट में है, एक क्रिमिनल एक स्टेट में है, और जो मतलब विक्टिम है वो दूसरा स्टेट में है। ये भी तो हो सकता है,
बिकॉज डिजिटल पेनेट्रेशन डज नॉट नो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, है ना, इसीलिए उनको एक स्पेशल पावर दिया गया है अंडर सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बिकॉज इट लूजेस एक्सीड ऑफ 3000 करोड़ विथ सीनियर सिटीजन्स मोस्ट इफेक्टेड। तो डिजिटल अरेस्ट से मतलब अभी तक कितना रुपए का स्कैम हो सकता है, 3000 करोड़ का स्कैम हो चुका है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को ये क्या देना पड़ा, सीबीआई को स्पेशल पावर देना पड़ा, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये मैंने यहाँ पे देखे रखा है। डिजिटल अरेस्ट ऑकर्स व्हेन स्कैमर्स इम्पर्सोनेट पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिसर्स, की पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के आपके ऊपर मतलब वो प्रेशर क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो बताएंगे आपको, फेक करेंगे मतलब आपके साथ, ठीक है। अदर साइबर क्राइम्स क्या क्या है देखिए, डिजिटल एक्सटॉर्शन यूजिंग फेक अथॉरिटी, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, है ना, बताते हैं ना कि 21 दिन में पैसा डबल, है ना, इसी तरह का स्कैम भी लाते हैं। पार्ट टाइम जॉब स्कैम्स इन्वॉल्विंग अपफ्रंट पेमेंट्स, कि आप पैसा दीजिए हम आपको क्या देंगे, अपॉइंटमेंट वगैरह देंगे, लेकिन पैसा तो ले लेते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं देते, तो ये सब है। कॉन्सर्न्स क्या है, टारगेटिंग द वनरेबल ग्रुप स्पेशली द एल्डरली, यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर डिजिटल नेटवर्क्स, कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस अमंग द स्टेट अंडर आईटी एक्ट 2000। अभी देखिए इसमें इशू ये है, इंडिया में डिजिटल इलिटरेसी का बहुत इशू आता है इसमें, इसके साथ आपको ये कनेक्ट कर सकते हो। डिजिटल इलिटरेसी का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि वी आर नॉट डिजिटली दैट अवेयर, वी आर नॉट फाइनेंशियली इलिटरेसी तो है ही, डिजिटल इलिटरेसी भी है, इसके वजह से जो जिसको थकना है वो आसानी से थक जाता है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस क्या क्या है, सीबीआई to first stop digital arrest, then investigate investment and job scams. Several states है, Tamil Nadu, West Bengal, Kerala, Karnataka, ये सब affected है। Strengthening cyber forensics, interstate coordination and victim support. CBI के बारे में मैंने यहाँ पे देखे रखा है। CBI देखिए, CBI एक statutory body नहीं है, they are semi autonomous bodies। उसको इसीलिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि मतलब केस्ड पैरॉट है, ठीक है, इट इज ए केस्ड पैरॉट, ऐसा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एस्टैब्लिश अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेट इनटू करप्शन केसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, देन मेजर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, ओके, एक्सेस द इंडियाज इंटरपोल लाइसेंस, रिक्वायर्स स्टेट कंसर्न टू इन्वेस्टिगेट केसेस विद इन द स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सीबीआई को स्टेट से कंसर्न लेना पड़ेगा तभी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन दिस इज ए स्पेशल केस एंड सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन स्पेशल पावर टू CBI. It is not a fully statutory body. Autonomy debates continue. ये क्वेश्चन दिया है मैंने. Please pause the video and attempt this question. Answer is A. Let's move to the I think the last topic. Parliamentary disruption and their prices. देखिए, parliamentary disruption दोनों तरफ से होता है. पहले तो opposition से होता था, अभी कुछ भी होता है, ठीक है. तो जब disruptions वगैरह होंगे, disruption वगैरह चिल्लाना वगैरह ये सब होता रहता है। कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि जो अभी असेंबली चल रहा है, मतलब जो पार्लियामेंट चल रहा है, सेशन चल रहा है, वहाँ पे एक असम का मिनिस्टर ही वांट्स टू रेज द इशू ऑफ ST स्टेटस फॉर द 6 कम्युनिटीज, लेकिन उनको बोल नहीं दिया गया बाय द अपोजिशन पार्टी। तो ऐसा भी मतलब हल्ला गुल्ला होता है, तो इस वजह से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन नहीं हो पाया। जब डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज द व्हाट, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में डिबेट डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, तो डेमोक्रेसी कैसा फंक्शन करेगा, है ना। वी विल बिकम वीक एज ए डेमोक्रेसी। तो वही बोल रहा है कि इसका इशू क्या है, वही हम लोग देखते हैं। Parliament is meant to be central space for lawmaking, executive accountability, democratic debate. Yet, in the recent years, sessions have been marked by frequent disruptions, walkouts, slogan shoutings, and adjournments. ठीक है, थोड़ा डाटा देख लेते हैं. The news you can use it for data. इससे ना प्रीलिम्स में आएगा कोई क्वेश्चन, ना मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा. You can use it for purely for data. ठीक है. During 2014 to 19. Lok Sabha nearly 40% of its time was lost to disruption. सोचो कि टोटल जो टाइम था उसका 40% डिस्ट्रप्शन में ही चला गया, बाकी 60% में ही सिर्फ क्या हुआ है, काम हुआ है. कितना इफिशिएंट है हम लोग. 2009 to 2014 लोकसभा लॉस्ट ओवर 60%. हाँ, इसके हिसाब से तो हम लोगों ने मतलब ठीक ही किया है कि पहले 60% खराब होता था, अभी सिर्फ 40% हुआ है. Disruption were once used mainly by the opposition. Now all sides resort to it.
depending on who is in the power. The winter session of 2023 saw multiple suspensions, reflecting how confrontation has replaced consensus building. Many bills today are passed without debate, reducing the quality of legislation. Obviously, बहुत ढेर सारा बिल्स क्या होता है, मतलब डिबेट डिस्कशन होता ही नहीं है, कमिटी स्टेज में भी नहीं जाता है, ठीक है, डायरेक्टली क्या होता है, वोटिंग हो जाता है और सिंस मेजोरिटी इज देयर तो पास हो जाता है. तो इससे तो मतलब क्या है, डेमोक्रेसी को ही मतलब हार्ट होता है. डेमोक्रेसी इज वीकेंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. क्या इशू है, एक तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है. पार्टीज इंक्रीजिंगली ट्रीट ईच अदर एज द एडवर्सरीज रादर देन डेलिबरेटिव पार्टनर्स. तो अपोजिशन मतलब अपोजिशन ही करता है, मतलब अच्छा भी आएगा तो हम लोग उल्टा ही बोलेंगे, उसको नहीं देखेंगे कि इसमें क्या क्या खराबी है, वो देख के हम लोग दिखाए मतलब कि इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. डेलिबरेटिव पार्टनर जैसे काम नहीं करेंगे, हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ओपोज ही करेंगे. तो ये तो सही नहीं है. इंस्टीट्यूशनल वीकनेस. द स्पीकर्स अथॉरिटी इज मेंट टू एंश्योर फेयर डिबेट बट परसिव्ड पार्शियलिटी लीड्स टू मिसट्रस्ट. तो ये भी मतलब एक राइज होता है कि ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता है. स्पीकर डू नॉट अलाउ द ऑपोजिशन टू टॉक, मतलब अलाउ करते हैं लेकिन जो समय देना चाहिए वो नहीं देते हैं, ठीक है, वो सब भी इशू है. इरोजन ऑफ पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस. अर्लियर नॉर्म्स सच एज अलाउइंग द ऑपोजिशन टाइम टू रेज इश्यूज आर वीकनिंग. क्वेश्चन आवर, 0 hour rules requiring ministers to ensure queries are often bypassed for speed. Incentive for डिस्ट्रप्शन, ये सब तो है ही, है ना. लैक ऑफ क्रॉस पार्टी डायलॉग, ये सब तो होता ही नहीं है कि मतलब हम सब पार्टी मिल के हम लोग एक डिस्कशन करें, उसके बाद उस बिल को मतलब पार्लियामेंट में लाया जाएगा, ठीक है. मल्टी पार्टी मतलब कॉन्वेंशन वगैरह सब तो होता ही नहीं है, मल्टी पार्टी डिबेट वगैरह ये सब होता ही नहीं है. सिर्फ डायरेक्टली लोकसभा में राज्यसभा में जाते हैं और मतलब हल्ला गुल्ला डिस्ट्रप्शन वगैरह ये सब शुरू हो जाता है, ठीक है. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ए इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड, यू कैन यूज इट इन योर मेंस, कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है. प्रोमोटिव डेलिबरेटिव कल्चर. ऑल पार्टी मीटिंग शुड बी देयर, ठीक है, बिफोर ए सेशन, कि क्या क्या बिल लाना है, एक ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए, उसके बाद उस बिल को टेबल करना चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है. तब क्या होगा, डिबेट डिस्कशन वगैरह होगा. क्रिएट ए फॉर्मल अपोजिशन टाइम इन पार्लियामेंट टू एंश्योर स्पेस फॉर डिसेंट. देखिए राइट टू डिसेंट, अगर यहां तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो ये मुझे बताइए कि राइट टू डिसेंट इज द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था शायद, मुझे ये बताइए कि ये किसने बताया था. एक सीजीआई ने बताया था, फॉर्मर सीजीआई, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में अगर यहां तक आप लोगों ने देखा है. देन स्ट्रेंथनिंग द रूल्स. Clear norms on suspension must require broad consensus, not unilateral action. And देखिए यूनिलेटरल एक्शन होगा तो क्या होगा, ऑथोरिटेरियन की तरफ हम लोग चले जाएंगे, है कि नहीं, ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ हम लोग चले जाएंगे. तो ब्रॉड डिस्कशन होना तो बहुत जरूरी है. एंश्योर की टूल्स लाइक क्वेश्चन आवर, 0 hour कमिटी स्क्रूटिनी कैन नॉट बी बाईपास. मैंने बताया ना कि मतलब बहुत ढेर सारा बिल्स कमिटी स्टेज तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही मतलब क्या हो जाता है, वो बाईपास किया जाता है, उन सबको डायरेक्टली वोटिंग किया जाता है, ठीक है. तो वो सब तो मतलब डेमोक्रेसी को क्या करता है, वीकेंड करता है ना. इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर्स होना चाहिए कि कुछ भी ना करे, कुछ भी, है ना. पहले तो चेयर वगैरह उठा के फेंक देते थे, अभी भी कभी कभी होता है लेकिन अभी कम होता है, पहले मतलब बहुत होता था, ठीक है. इनक्रीज रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल बढ़ाइए, इंक्रीज कीजिए, ठीक है. पब्लिक प्रेशर फॉर अकाउंटेबिलिटी. A larger social understanding is needed that debate is not a hurdle but the heart of democracy. इसको आप लोग यूज कर सकते हो कंक्लूजन में, यू कैन यूज दिस, ठीक है, कि डिबेट इज नॉट ए हर्डल बट द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ लाइंस इन योर कंक्लूजन. यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू राइट दिस आंसर एंड सबमिट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप. If possible, then I will check it. Okay, if you submit, I will check it. Don't worry. Okay. So that's it for my side. Thank you for this week. We will meet in the next week with some new topics. Thank you.